घरेलू हिंसा अधिनियम फर्स्ट पार्ट में यहाँ तक कवर किए थे। सेक्शन 4 स्टार्ट करते हैं। संरक्षण अधिकारी को जानकारी का दिया जाना और जानकारी देने वाले के दायित्व का अपवर्जन, यानी कि अगर कोई व्यक्ति संरक्षण अधिकारी को किसी जानकारी देता है ये कि घरेलू हिंसा हुई है या फिर होने की संभावना है या फिर हो रही है, तो वो ऐसे दायित्व से क्रिमिनल या तो सिविल या फिर दंडिक दायित्व से वो मुक्त हो जाएगा। ये ऐसी जो सूचना है वो सद्भावपूर्वक दी गई समझी जाएगी। ओके। धारा 5 पुलिस अधिकारियों, सेवा प्रदाताओं और मजिस्ट्रेट के कर्तव्य। ड्यूटीज ऑफ पुलिस ऑफिसर्स, सर्विस प्रोवाइडर्स एंड मजिस्ट्रेट। कोई भी पुलिस अधिकारी, संरक्षण अधिकारी, सेवा प्रदाता या मजिस्ट्रेट घरेलू हिंसा की शिकायत पर, मजिस्ट्रेट कौन सा है जो कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा है, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। ओके। कोई भी शिकायत प्राप्त हुई है तो क्या क्या कर्तव्य होंगे उनके, कि ऐसे व्यथित व्यक्ति को संरक्षण आदेश या फिर धनीय राहत यानी कि प्रोटेक्शन ऑर्डर या फिर मॉनेटरी रिलीफ देना या फिर रेजिडेंस ऑर्डर देना या कंपनसेशन ऑर्डर। ओके। और सेवाएं, जो सेवा प्रदाताओं की सेवाएं हैं वो उपलब्ध कराई जाएंगी, संरक्षण उपलब्ध कराया जाएगा। सो ये बेसिकली बस उनके कर्तव्य हैं। आप मेंस के पर्सपेक्टिव से इनको एक बार समझ लीजिएगा ताकि आप लिख सकते हैं वहाँ पर पॉइंट्स बनाकर। धारा 6 आश्रय गृह के कर्तव्य। तो इनके भी यही कर्तव्य होंगे बस शेल्टर होम्स के, कि व्यथित व्यक्ति को क्या करे, जो आश्रय गृह का प्रबंधक है वो आश्रय उपलब्ध कराए। चिकित्सा सुविधाओं के भी यही कर्तव्य है कि वो व्यथित व्यक्ति को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराए। संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति कौन करेगा, राज्य सरकार करती है। प्रत्येक जिले में जितने भी वो आवश्यक समझे उतने कर सकती है। ओके। इसकी उपधारा 2 क्या बोलती है कि ऐसे संरक्षण अधिकारी जहाँ तक संभव हो महिलाएं होंगी और उनके पास ऐसी अर्हताएं मतलब क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और एक्सपीरियंस होना चाहिए जैसा भी क्या है प्रिस्क्राइब्ड किया गया है। तो उन महिलाओं के पास ऐसी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस होना चाहिए और जहाँ तक संभव हो वो महिलाएं हो तो ज़्यादा अच्छा है। धारा 9 संरक्षण अधिकारियों के कर्तव्य और कृत्य। ड्यूटीज़ एंड फंक्शंस ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर। तो इनके क्या कर्तव्य होता है, किसी मजिस्ट्रेट को, यानी कि ये जो है संरक्षण अधिकारी मजिस्ट्रेट को हेल्प करते हैं, बेसिकली क्या निर्वहन में सहायता करते हैं, यानी कि असिस्ट करते हैं मजिस्ट्रेट को। किसी मजिस्ट्रेट को ऐसी घरेलू रिपोर्ट के प्रारूप तैयार करके देते हैं, उसी तरह के आप एक बार इनको रीड कर लीजिएगा। नॉर्मली केवल मजिस्ट्रेट को हेल्प करते हैं। संरक्षण अधिकारी मजिस्ट्रेट के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन होगा, यानी कि जो प्रोटेक्शन ऑफिसर है वो मजिस्ट्रेट के ही कंट्रोल और सुपरविजन में होगा। मजिस्ट्रेट और सरकार द्वारा उस पर अधिरोपित कर्तव्यों का पालन भी करेगा। ओके। धारा 10 सेवा प्रदाता। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि कोई भी रजिस्ट्रीकृत संगम या फिर कंपनी जो है वो सर्विस प्रोवाइडर हो सकता है, यानी इट मीन्स एन इंडिविजुअल कैन नॉट बी अ सर्विस प्रोवाइडर। ओके। तो या तो वो संगम होगा या फिर कोई कंपनी होगी, नॉट एन इंडिविजुअल। और जो सेवा प्रदाता है उसको खुद को क्या करना पड़ेगा, अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक सेवा प्रदाता के रूप में राज्य सरकार के पास उसको खुद को रजिस्टर भी करना पड़ेगा। ओके। और क्या शक्तियाँ होंगी उसके पास, किसी सेवा प्रदाता के पास जो कि उपधारा 1 में रजिस्टर्ड है, तो उसके पास क्या क्या शक्तियाँ होंगी। तो बिल्कुल शॉर्ट में देख लेते हैं कि
रिपोर्ट को, जो भी घरेलू हिंसा की रिपोर्ट है उसको रिकॉर्ड करने की, अभिलिखित करने की शक्ति होगी, और उसकी एक फ़ोटोकॉपी जो है वो मैजिस्ट्रेट और संरक्षण अधिकारी को अग्रेषित करने की शक्ति होगी, यानी कि करना पड़ेगा। अग्रेषित मतलब फॉरवर्ड करने की शक्ति होगी। और व्यथित व्यक्ति की चिकित्सा रिपोर्ट भी जो संरक्षण अधिकारी को, और पास का पुलिस थाना है जहाँ पर लोकल लिमिट के अंतर्गत जो पुलिस थाना है उसको भी घरेलू हिंसा की रिपोर्ट की एक फ़ोटोकॉपी वो क्या करेगा, फॉरवर्ड करेगा। ओके। और यह इंश्योर करेगा, यानी सुनिश्चित करेगा कि आश्रय गृह उसे उपलब्ध कराया गया है या नहीं, या व्यथित व्यक्ति को जैसी वांछा है यानी ज़रूरत है उसके हिसाब से उसको सुविधाएं सौंपी गई हैं या फिर नहीं, ये सब रिपोर्ट भी वो क्या करेगा, पुलिस थाने में फॉरवर्ड करेगा। धारा 11, सरकार के कर्तव्य। ड्यूटीज़ ऑफ गवर्नमेंट क्या होंगी यहाँ पर, बेसिकली यही है, सिर्फ सरकार के कर्तव्य कोऑर्डिनेशन बनाए रखना, यानी कि समन्वय बनाना। ओके, सो एक बार रीड कर लीजिएगा, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। धारा 12, मजिस्ट्रेट के को आवेदन, एप्लीकेशन टू मैजिस्ट्रेट। सो इन शॉर्ट बता देते हैं आपको इसमें क्या दे रखा है। मेन पॉइंट के कोई भी व्यथित व्यक्ति या फिर संरक्षण अधिकारी या फिर उसकी ओर से कोई अन्य व्यक्ति एक या फिर अधिक अनुतोष पाने के लिए आवेदन कर सकेगा, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि व्यथित व्यक्ति ही आवेदन करे, कोई अन्य व्यक्ति भी घरेलू हिंसा के लिए आवेदन कर सकता है। मैजिस्ट्रेट सुनवाई की तारीख कब नियत करेगा, ये क्वेश्चन ये आता है यहाँ पर। तो जो आवेदन की तारीख से 3 दिन से अधिक नहीं होगी, ये रहा। अब धारा 4 में कि मजिस्ट्रेट सुनवाई की पहली तारीख नियत करेगा जो न्यायालय द्वारा आवेदन की प्राप्ति की तारीख से सामान्यतः 3 दिन से अधिक नहीं होगी। और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें कि मजिस्ट्रेट आवेदन का निपटारा करने का प्रयास कितने दिनों के भीतर करेगा। तो प्रथम सुनवाई की तारीख से 60 दिन के अंदर अंदर, यानी 2 माह के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट सुनवाई का निपटारा करने का प्रयास करेगा। धारा 13, सूचना की तामील, सर्विस ऑफ नोटिस। तो यानी कि सुनवाई की तारीख की सूचना संरक्षण अधिकारी प्रत्यार्थी को, यानी प्रतिवादी रेस्पोंडेंट को ऐसे साधनों द्वारा जो अधिकतम 2 दिन के भीतर या फिर मजिस्ट्रेट द्वारा अनुज्ञात समय के भीतर तामील करवाएगा। अधिकतम 2 दिन या फिर ऐसा समय जो कि मजिस्ट्रेट अनुज्ञात करे तामील करवाएगा। धारा 14, परामर्श। तो इसमें बता रखा है कि मजिस्ट्रेट जो है वो व्यथित व्यक्ति यानी प्रतिवादी को सेवा प्रदाता के किसी सदस्य से परामर्श लेने का निर्देश दे सकता है। जहां ऐसा आदेश जारी किया गया है तो अगली सुनवाई की तारीख 2 माह से अनधिक समय के भीतर नियत करेगा। ओके, जहां ऐसा कोई आदेश या निर्देश जारी किया गया है वहां वह मामले की सुनवाई की अगली तारीख 2 माह से अनधिक अवधि के भीतर नियत करेगा। धारा 15, कल्याण विशेषज्ञ की सहायता, असिस्टेंस ऑफ वेलफेयर एक्सपर्ट। मतलब अपने कृत्यों के निर्वहन में अपनी सहायता के प्रयोजन के लिए ऐसे व्यक्ति की जो अधिमानतः किसी महिला की, चाहे वह एग्रीड पर्सन की नातेदार ही क्यों ना हो, अगर वो उचित समझे तो परिवार कल्याण के संवर्धन में लगा हुआ है, अगर ऐसा व्यक्ति सेवाएं प्राप्त कर सकता है मैजिस्ट्रेट। ओके, और धारा 16 कहती है कि कार्यवाहियों को बंद कमरे में किया जाना, यानी कि अगर मैजिस्ट्रेट चाहे, ऐसा ठीक समझता है तो कैमरा में कर सकता है कार्यवाहियों को। और साझी गृहस्थी में निवास करने का अधिकार, धारा 17। तो यहाँ पर महिलाओं को अधिकार, हक दिया गया है कि वो साझी गृहस्थी में अधिकार रखती हैं, यानी उसे साझी गृहस्थी में अधिकार होगा महिला को, चाहे वो उसमें कोई अधिकार या हक या फ़ायदा रखती हो या नहीं, परंतु फिर भी वो
उस गृहस्थी में निवास करने की अधिकारी होगी। इसकी उपधारा 2 क्या कहती है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसरण के सिवाय कोई व्यथित व्यक्ति प्रत्यर्थी द्वारा किसी साझी गृहस्थी या उसके किसी भाग से बेदखल या अपवर्जित नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पर हमारे आदेश स्टार्ट हो जाते हैं धारा 18 से। तो धारा 18 में संरक्षण आदेश दिया गया है, जो कि हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करते हैं इससे आगे का।